Hello students, this is शैलजा गोयल फ्रॉम गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कैसा है? स्टूडेंट्स, इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है ये दो टाइप के बैंक से बना हुआ है। वन इज सेंट्रल बैंक एंड सेकेंड वन इज कमर्शियल बैंक्स। मैंने यहाँ पर लिखा सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स। यहाँ पर मैंने एक ही बैंक के बारे में लिखा है, दैट इज सेंट्रल बैंक, क्योंकि हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक एक ही होता है। सेंट्रल बैंक मीन्स मेन बैंक, जिसके अंडर बाकी सारे बैंक्स काम करते हैं। मेन बैंक इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अपेक्स बैंक या अपेक्स बॉडी, और हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज हम सबसे पहले RBI के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, मेन बैंक है, अपेक्स बैंक है। बाकी के जितने भी बैंक्स रहते हैं लाइक SBI, पंजाब नेशनल बैंक, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या अदर जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कमर्शियल बैंक्स के बारे में। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक की, दैट इज़ RBI। RBI ये जो बैंक है ये कैसे काम करेगा, इसकी पावर्स क्या रहती हैं, इसके लिए हमारे पास एक एक्ट है, दैट इज़ RBI एक्ट 1934। एक्ट के अंदर सारी की सारी पावर दी जाती हैं किसी भी रेगुलेटरी बॉडी की, उसका फ्रेमवर्क दिया जाता है कि ये कैसे काम करता है। तो RBI के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इसमें डिफाइंड हैं अलग अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग। RBI काम करता है अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट 1934। इसके जो फर्स्ट ऑपरेशन था RBI का, जब इसने काम करना स्टार्ट किया, वो था 1 अप्रैल 1935। क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है कि RBI कौन से एक्ट के अंडर काम करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? RBI एक्ट 1934। RBI ने अपना काम करना कब स्टार्ट किया, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल 1935। अब एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बनता है। देखिए, RBI जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1935 में काम करना स्टार्ट किया था, 1935 में ही आया था, तब आपको पता है कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो ऑब्वियसली बिफोर 1947 जो RBI बैंक था ये प्राइवेट बैंक था। क्लियर? लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, उसके कुछ टाइम बाद सरकार ने RBI को अपने अंडर कर लिया। कब? इन 1949। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? RBI वॉज नेशनलाइज्ड इन 1949। जब किसी भी चीज़ को सरकार अपने अंडर कर लेती है उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन मीन्स अब ये जो बैंक है ये पूरे के पूरे देश के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी काम रहेगा वो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के करोगे आप। क्लियर है? तो RBI वॉज नेशनलाइज्ड इन 1949। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला, एक्ट कब आया, कौन से एक्ट के अंडर काम करता है RBI? RBI एक्ट 1934। कब काम करना स्टार्ट किया? 1 अप्रैल 1935। नेशनलाइज्ड कब हुआ? 1949। क्लियर है? चलिए अब हम एक एक करके RBI के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि RBI कभी भी जनरल पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं करता। जनरल पब्लिक मीन्स RBI हमारे साथ डीलिंग नहीं करता। RBI की डीलिंग किसके साथ रहती है? गवर्नमेंट के साथ। RBI की डीलिंग किसके साथ रहती है? कमर्शियल बैंक्स के साथ। क्लियर है? तो RBI कभी भी पब्लिक से डीलिंग नहीं करता।
आरबीआई का पहला जो फंक्शन है वो है इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी या करेंसी अथॉरिटी या इशूइंग एजेंसी। आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है टू प्रिंट द करेंसी। करेंसी कौन प्रिंट करता है हमारी कंट्री में? आरबीआई। और किसी के पास ये पावर नहीं है। जितनी भी करेंसी है उसको आरबीआई इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये हम अपने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम रिजर्व कितना रहता है? ₹200 करोड़ का, ऑन द बेसिस ऑफ एमआरएस। आरबीआई करेंसी को प्रिंट करती है। जितनी भी करेंसी है, जितने भी नोट्स हैं, वो पावर है आरबीआई के पास एक्सेप्ट ऑल कॉइन्स एंड रुपीज नोट ऑफ ₹1। क्लियर है? 1 रुपये का जो नोट है ये तो आपको पता बंद हो चुका है, फिर भी इसको प्रिंट करने की अथॉरिटी और जितने भी कॉइन्स हैं इसको प्रिंट करने की अथॉरिटी आरबीआई के पास नहीं है। इसकी अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अकॉर्डिंग टू कॉइनेज एक्ट 1906, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी कॉइन्स हैं उसको कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू कॉइनेज एक्ट 1906। इस एक्ट में डिफाइन किया गया है कि कॉइन को कौन प्रिंट करेगा और कैसे प्रिंट करेगा। लेकिन जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसमें आरबीआई के पास ये पावर नहीं है। आरबीआई सिर्फ और सिर्फ जितने भी नोट्स हैं उसको प्रिंट करता है। क्लियर है? चलिए, दूसरा फंक्शन आरबीआई का, दैट इज बैंकर्स बैंक। मैंने आपको पहले बताया था आरबीआई जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता, तो आरबीआई किसके साथ डील करता है? जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं या जो हमारी गवर्नमेंट है। इसलिए आरबीआई को क्या बोला जाता है? बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक मीन्स कमर्शियल बैंक्स का बैंक। तो कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करना, हम इसको क्या लिख सकते हैं? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। क्योंकि आरबीआई जो है ये कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करता है। सुपरवाइज मीन्स ये कैसे काम कर रहे हैं। आरबीआई इनके लिए भी एक फ्रेमवर्क डिसाइड करता है। फ्रेमवर्क में इनकी ड्यूटीज़, इनकी फंक्शनिंग, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है। और वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। तो आरबीआई इंश्योर करता है कि अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आरबीआई इनको सुपरवाइज करता है, आरबीआई इनको रेगुलेट करता है। मीन्स आरबीआई के पास पूरी पावर है इनकी कुछ फंक्शनिंग्स को बंद करवाने की, कुछ फंक्शनिंग को ये रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, उनके ऊपर कंट्रोल लगा सकती है। सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है आरबीआई, और इनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्लियर है? कैसे काम करेंगे सब कुछ बताता है आरबीआई। सिमिलरली आरबीआई का थर्ड फंक्शन है गवर्नमेंट्स बैंक। पहले ही बता दिया था आरबीआई कमर्शियल बैंक के साथ डीलिंग करता है, आरबीआई हमारी गवर्नमेंट के साथ डीलिंग करता है। तो जितना भी लेन देन सरकार करती है वो किसके साथ करेगी? सेंट्रल बैंक के साथ। गवर्नमेंट क्या करती है? आरबीआई से पैसा उधार लेती है, दैट इज आरबीआई इनको लेंड करता है, लेंडिंग ऑफ मनी। और एक क्या है? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। क्लियर? लेन देन तो होता ही है एक बैंक के साथ, जैसे हम कमर्शियल बैंक के साथ करते हैं लेन देन, वैसे ही गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के साथ करती है। एक और चीज़, आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस देती है। फाइनेंशियल एडवाइस कि सरकार अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है।
या सरकार ने जो पैसा लिया है, उधार लिया है, उसको वो किन किन एक्टिविटीज़ के ऊपर अच्छे से लगा सकती है ताकि इसका जो रिजल्ट है, इसका जो आउटकम है वो अच्छे से निकल के आए। क्लियर है? तो अब सरकार आरबीआई के साथ डील करता है, सिमिलरली जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी आरबीआई के साथ डील करते हैं, लेकिन हम कभी भी आरबीआई के साथ डील नहीं कर सकते डायरेक्टली। हमारे लिए आरबीआई ने कौन से बैंक्स बनाए हैं? कमर्शियल बैंक्स। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं आरबीआई का। अब अभी बताया कि जितने भी बैंक्स हैं वो आरबीआई के साथ डील करते हैं, तो आरबीआई का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर निकल के आता है, दैट इज क्लियरिंग हाउस का। कमर्शियल बैंक्स का जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सभी के अकाउंट कहाँ पर होते हैं? आरबीआई। फॉर एग्जांपल आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है, इसमें दो बैंक्स के अकाउंट हैं। एक हम लेते हैं एक्सिस बैंक और दूसरा लेते हैं हम पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अब ये क्लियरिंग हाउस का काम कैसे करता है? दोनों के अकाउंट आरबीआई में हैं। एक्सिस बैंक ने पीएनबी बैंक के कुछ पैसे देने हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर बैंकिंग क्लेम। तो एज अ सेंट्रल बैंक, एज अ अपेक्स बैंक, आरबीआई ये इंश्योर करता है कि एक बैंक दूसरे बैंक के जो पैसे हैं, जो क्लेम है, वो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आरबीआई इस क्लेम को क्लियर करता है, इसलिए आरबीआई का अनदर फंक्शन क्या बन जाता है? आरबीआई एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस किसके लिए? फॉर इंटर बैंकिंग क्लेम्स। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन देखिए आरबीआई का, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पेपर में क्वेश्चन ही एज इट इज आ जाता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आरबीआई दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? टू रेस्क्यू इन लास्ट। लास्ट में आपको कौन बचाने आता है? क्लियर है? कमर्शियल बैंक्स हैं या गवर्नमेंट है, वो उनके पास जब पैसे की शॉर्टेज हो जाती है तो वो किससे डिमांड करेंगे? तो जनरल पब्लिक से डिमांड करेंगे या आरबीआई से डिमांड करेंगे। जब उनको कहीं से भी पैसा नहीं मिलता तो अल्टीमेटली उनको लास्ट में कौन बचाने आता है? आरबीआई। तो आरबीआई को क्या बोला जाता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब कोई और सोर्स नहीं है तो हमारे पास एक मेन सोर्स रहता है, दैट इज आरबीआई। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट आरबीआई का फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का यहां पर मतलब है फॉरेन करेंसी। हमारी कंट्री जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करती है विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद हमारे पास जितनी भी फॉरेन करेंसी आती है, जो भी हम इकोनॉमिक लेन देन करते हैं, दैट इज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट मीन्स दूसरे देश में भेजा, तो वो कंट्रीज हमें पेमेंट करेंगी, अपनी करेंसी में वो पेमेंट कर रही हैं, तो हमारे पास क्या आ गई? फॉरेन करेंसी। जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है। क्लियर है? और जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मीन्स बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, तब फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है। तो जो भी फॉरेन करेंसी हमारे पास रहती है उसका कस्टोडियन कौन है, उसका रिजर्व किसके पास रहता है? दैट इज आरबीआई। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करती है। क्लियर है? तो ये कुछ यहाँ पर मैंने फंक्शंस लिखे हैं आरबीआई के। एक जो मेन फंक्शन है आरबीआई का, जिसके ऊपर बाकी का पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो है कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। नेक्स्ट फंक्शन of RBI, controller of the credit. क्रेडिट मीन्स उधार। ये हमें कहाँ से मिलता है?
कमर्शियल बैंक से, क्योंकि हम आरबीआई के साथ तो डीलिंग कर नहीं सकते, हम किसके साथ डीलिंग करते हैं? कमर्शियल बैंक्स के साथ। क्लियर है? तो कमर्शियल बैंक किसको कितना उधार देगा? जब भी कमर्शियल बैंक हमें क्रेडिट देता है वो अल्टीमेटली पैसा कहाँ पर आता है? हमारी इकॉनमी में। तो इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। देखिए पहले मैं आपको वो बताती हूँ। जब भी इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है इसका सीधा सीधा असर पड़ता है वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर। पैसा बहुत आ गया लोगों के पास, तो कहीं ना कहीं जो मनी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। कम होने के कारण इकॉनमी में क्या आ जाती है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। क्लियर है? मनी सप्लाई ज़्यादा हो, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, जिससे इन्फ्लेशन आ जाती है। दूसरा, जब आपके पास पैसा ज़्यादा होता है तब आप डिमांड भी ज़्यादा करते हो। डिमांड ज़्यादा कर रहे हो क्योंकि पैसा ज़्यादा है, लेकिन जो जिन चीज़ों की आप डिमांड कर रहे हो उसकी सप्लाई इतनी नहीं है इकॉनमी में, प्रोडक्शन उतनी नहीं हो पा रही ड्यू टू मैनी रीजंस लाइक लैक ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो डिमांड ज़्यादा है ड्यू टू मोर मनी सप्लाई, लेकिन चीज़ों की सप्लाई कम है, तो इसका इफ़ेक्ट अगेन किसके ऊपर पड़ेगा? जनरल प्राइस के ऊपर। सप्लाई कम है, स्टॉक कम है, आप लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, तो अल्टीमेटली जो प्राइसेस हैं चीज़ों के वो बढ़ जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। क्लियर? इसको ऑपोजिट करते हैं। अगर इकॉनमी में मनी सप्लाई कम होगी, लेस मनी सप्लाई इन द इकॉनमी, तो जो मैंने पॉइंट यहाँ पर करवाए ठीक उसका ऑपोजिट हो जाएगा। मनी सप्लाई अगर इकॉनमी में कम होगी तो आपकी डिमांड लेस होगी। क्लियर है? डिमांड कम है लेकिन हमारे पास जो सब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो ज़्यादा हो गई है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड आपने कम कर रही है। अब हम जो हमारा सरप्लस स्टॉक है उसको बेचने के लिए क्या करेंगे? प्राइसेस को कम कर देंगे। तो इन्फ्लेशन का ऑपोजिट क्या रहता है? डिफ्लेशन। वो इकॉनमी में आ जाएगा। तो इकॉनमी में ज़्यादा इन्फ्लेशन भी सही नहीं है, डिफ्लेशन भी सही नहीं है। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। और ये कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई इंश्योर करता है कि इकॉनमी में एडिक्वेट मनी सप्लाई रहे। एडिक्वेट मनी सप्लाई, ना इन्फ्लेशन हो ना ही डिफ्लेशन हो। इसके लिए आरबीआई के पास दो फंक्शंस रहते हैं, दो मेजर्स हैं। वन इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या मेजर्स, कुछ भी बोल सकते हो आप। सेकंड वन इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर? क्रेडिट को कंट्रोल करता है आरबीआई बाय यूजिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स, वन इज क्वांटिटेटिव एंड सेकंड वन इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को हम जर्नल क्रेडिट कंट्रोल भी बोलते हैं। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। अनदर नेम ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट दैट इज जर्नल क्रेडिट कंट्रोल। जर्नल क्रेडिट कंट्रोल मीन्स ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो मेजर्स हैं, पूरी इकॉनमी के ऊपर अपना इफेक्ट लेके आते हैं। लेकिन इसका बाद हमारे पास दूसरे हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसका अनदर नेम है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। यहाँ पर मैंने लिखा जनरल क्रेडिट कंट्रोल, यहाँ पर है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मीन्स ये जो स्पेसिफाइड एरियाज हैं ऑफ द इकॉनमी, सिर्फ उसी के ऊपर अपना असर दिखाता है। ये पूरी जनरल इकॉनमी के ऊपर और ये स्पेसिफाइड एरियाज के ऊपर। क्लियर है? ये देखो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। लेकिन कुछ एक अमेंडमेंट हो चुकी है। अमेंडमेंट हुई थी इन 2016, फाइनेंशियल एक्ट में अमेंडमेंट हुई 2016। उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री की जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कौन कंट्रोल करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक अलग से कमेटी बना दी गई फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर अकाउंटेबिलिटी।
अब मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बनाई किसने है? आरबीआई ने ही बनाई है। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स इसमें रहते हैं आरबीआई के, 3 मेंबर्स इसमें रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ताकि जितने भी फंक्शनिंग है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके, अकाउंटेबल हो सके, फेयर सिस्टम हो सके। उसके लिए 2016 में अलग से कमेटी आ गई, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका भी मेन मोटिव वही है जो आरबीआई का था, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। तो इनके पास अब 2 इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, वन इज़ क्वांटिटेटिव एंड सेकेंड वन इज़ क्वालिटेटिव। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। चलिए, क्रेडिट को कंट्रोल करता है, इकॉनमी में कितना क्रेडिट रहेगा, क्रेडिट कौन देता है हमें, उधार कौन देता है हमें, कमर्शियल बैंक्स। अब पहले इंस्ट्रूमेंट है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का पहला जो मेजर है वो है लीगल रिजर्व रेशोज। इनको यूज़ करता है आरबीआई। इनको यूज़ करके इकॉनमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं? लीगल रिजर्व रेशो ऑल्सो कॉल्ड LRR। ये 2 टाइप की रेशोज होती हैं, वन इज CRR, सेकेंड इज SLR। CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशो, SLR इज स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो। ये होती क्या है समझो। कमर्शियल बैंक हमें लोन कैसे देते हैं? जितना भी हमारे पास सरप्लस कैश होता है वो हम कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, जो हमारा अकाउंट होता है उसमें डाल देते हैं, और जो हमारा डिपॉजिट होता है उसको कमर्शियल बैंक आगे थर्ड पर्सन को एज अ लोन दे देते हैं। क्लियर है? तो उसको हम बोलते हैं, जो भी हमारा डिपॉजिट है उसको हम बोलते हैं रिजर्व। तो कमर्शियल बैंक के पास जितना भी रिजर्व रहता है, जितना भी डिपॉजिट रहता है जो उसने हम लोगों से लिया, उसका कुछ परसेंटेज उन्होंने देना होता है आरबीआई को। तो CRR क्या होता है? CRR मीन्स परसेंटेज ऑफ दैट रिजर्व which has to be deposited with RBI by commercial banks। कमर्शियल बैंक के पास हमारा जितना भी डिपॉजिट होता है वो सारा का सारा एज ए लोन नहीं दे सकते इकॉनमी में, उसका कुछ परसेंटेज उनको आरबीआई को देना पड़ता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? CRR। क्लियर है? अब CRR देने के बाद बाकी जो रिजर्व बच जाता है हमारे डिपॉजिट में से, अगेन उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ लिक्विडिटी। सारा का सारा कैश हमें दे दिया तो बैंक की तो लिक्विडिटी ख़त्म हो जाएगी। कुछ आरबीआई को दे दिया, कुछ ही अपने पास रखेंगे, तो जो आरबीआई को देंगे उसको क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशो। जो अपने पास रखेंगे उसको क्या बोलते हैं? स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो। ये दोनों किस नाम से जाने जाते हैं? लीगल रिजर्व रेशोज। क्लियर है? अब इसको यूज़ करके आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल CRR है 4%, क्लियर है? SLR है 20%, ये रेट फिक्स्ड है। CRR कितना है? 4%, SLR अप्रॉक्स कितना है? 20%। तो बैंक के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी डिपॉजिट रहेगा उसका 4% ये किसको देंगे? आरबीआई को। देखिए, अब 4% की जगह मैं एग्जांपल को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर 10% ले रही हूँ, तो यहाँ पर ना हमारे पास मनी क्रिएशन का एक फॉर्मूला है कि कमर्शियल बैंक्स मनी कैसे क्रिएट करते हैं, या उसको बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। क्रेडिट मल्टीप्लायर मीन्स हमारे डिपॉजिट का कितने गुना
ये लोगों को एज अ लोन दे देते हैं। इसका फॉर्मूला है 1/RR। RR मीन्स रिजर्व रेशोज, रिजर्व रेशो। क्लियर है? अभी रिजर्व कितना लिया मैंने एग्जांपल में 10%। अगर तो रिजर्व 10% रहता है, 1/10% दैट इज 10 टाइम्स। तो हम बैंक में जितना डिपॉजिट करते हैं उसका 10 गुना कमर्शियल बैंक्स लोन क्रिएट कर देते हैं, क्रेडिट क्रिएट कर देते हैं। क्लियर है? तो ये कैसे निकलता है? 1/RR। RR मीन्स रिजर्व रेशो। वो एग्जाम्पल में हमने कितना लिया? 10%। तो अगर रिजर्व रेशो 10% रहता है तो उसका कितने गुना बन जाता है? 10 टाइम्स। क्लियर है? अगर ये जो रिजर्व है जो कि हमने RBI को देना है वो 10% है, अगर 10 की जगह हम यहाँ पर 20% कर देते हैं, बढ़ा दिया 10% और बढ़ा दिया, फिर देखिए कितना टाइम्स आएगा। इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है? परसेंटेज का 100 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे रह जाएगा। अगर हम इसको कट करते हैं तो कितना आ गया? 5 टाइम्स। पहले क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट हो रहा था कि अब ज़्यादा क्रिएट हो रहा है? जब रिजर्व 10% था तब बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी थी वो थी 10 टाइम्स, लेकिन अभी अगर रिजर्व हमने डबल कर दिया दैट इज़ 20%, तो अभी इनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कितनी रहेगी? हाफ, दैट इज़ 5 टाइम्स। क्लियर है? इस तरीके से जो RBI है वो क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। कैसे? इस CRR को इंक्रीज करके। अगर तो इकॉनमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, मनी सप्लाई कैसे ज़्यादा होगी? मींस कमर्शियल बैंक्स हमें ज़्यादा लोन दे रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करेगा? ये जो CRR है दैट इज़ कैश रिजर्व रेशो, इसको इंक्रीज़ कर देगा। इंक्रीज़ करने से होगा क्या? एज अ कमर्शियल बैंक आपका जितना भी डिपॉजिट है उसका अब आपको ज़्यादा परसेंटेज RBI को देना पड़ेगा एज अ रिजर्व। क्लियर है? चलिए, अब ये तो मैंने आपको मनी क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर दूसरा है मनी क्रिएशन, 1/RR इंटू कैश रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक में 10,000 रुपीज़ डाले तो वो है हमारा कैश रिजर्व। लीगल रिजर्व रेशो CRR कितनी है हमारी? 10%। 10% देके जो आपका 10,000 है उसके ऊपर बैंक कितना लोन क्रिएट कर सकता है? दैट इज ₹1,00,000। ये वैसे हम सारा प्रोसेस बाद में भी करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक्स। फिर भी यहाँ पर एक फॉर्मूला आया था, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/RR। मनी क्रिएशन मीन्स कितनी मनी क्रिएट करेगा बैंक आपके डिपॉजिट का? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स किसका? 10,000 का, तो वो कितना हो गया? ₹1,00,000। ये हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हम बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारा CRR। CRR मीन्स अगर RBI इस परसेंटेज को इंक्रीज कर देता है तो ऑब्वियसली एज अ कमर्शियल बैंक आपको ज़्यादा रिजर्व देना पड़ेगा RBI को, तो आपकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर वही रेट हम कम कर देते हैं तो आपकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। सिमिलरली दूसरा रेट हमारे पास है SLR। SLR क्या है? जो रिजर्व आपको एज अ कमर्शियल बैंक अपने पास रखना होता है, ये भी कौन डिसाइड करता है? RBI। सेम प्रोसीजर है। अगर तो SLR ज़्यादा फिक्स करेगा RBI तो आपको ज़्यादा परसेंटेज एज अ रिजर्व अपने पास रखनी होगी, तो आपकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? मोर SLR मीन्स लेस क्रिएशन कैपेसिटी। लेस SLR मीन्स मोर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। सिमिलरली यहाँ पर भी मोर CRR मीन्स लेस क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, लेस CRR मीन्स मोर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी।
तो ये तो दोनों रेट हो गए। सिमिलरली और कुछ रेट है हमारे पास जिसको हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में लेके आते हैं, जिसको यूज़ करके आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, वो है बैंक रेट और दूसरा इसमें है रेपो रेट। बैंक रेट और रेपो रेट, दोनों रेट का जो नेचर है वो सेम है। ये कौन से रेट होते हैं? ये वो रेट होते हैं एट विच, अगर मैं कॉमन बात करूं, एट विच द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स टेक्स लोन फ्रॉम आरबीआई। कमर्शियल बैंक की डीलिंग किसके साथ रहती है? आरबीआई। जब भी कमर्शियल बैंक को पैसों की शॉर्टेज हो जाती है, जैसे मैंने आपको एक फंक्शन में बताया था लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, तो वो कहाँ से पूरा करता है? आरबीआई। तो आरबीआई से जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है उसको या तो हम बैंक रेट बोलते हैं या हम रेपो रेट बोलते हैं। अब ये दोनों नेम अलग अलग क्यों हैं? देखिए, जब भी आप किसी से लोन लेने जाते हो तब आपको एक सिक्योरिटी देनी होती है, सिक्योरिटी, ठीक है, कुछ गिरवी रखना होता है, आपको सिक्योरिटी देनी होती है। तो जब भी आप सिक्योरिटी देके लोन लेते हो तो जिस रेट पे फिर आपको लोन मिलता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट किस रेट पे आपको लोन देता है? विद सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जमा करवाई तब आपको लोन मिलेगा रेपो रेट पे। लेकिन जब आप विदाउट सिक्योरिटी लोन लेते हो तो जिस रेट पे आपको लोन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। अब आप थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पर तो आपने सिक्योरिटी दी, यहाँ पर आपने सिक्योरिटी नहीं दी, तो दोनों में से कौन सा रेट ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली बैंक रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने सिक्योरिटी नहीं दी, यहाँ पर आपने सिक्योरिटी दी है। तो दोनों रेट सेम है, दोनों रेट का नेचर सेम है, मीनिंग सेम है। वो रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, लेकिन अगर वो लोन लेता है अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी तो वो किस रेट पे लोन मिलेगा? रेपो रेट। अगर विदाउट सिक्योरिटी लोन ले रहे तो आपको मिलेगा लोन बैंक रेट पे। तो ऑब्वियसली बैंक रेट रेपो रेट से ज़्यादा होता है। क्लियर है? चलिए, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में? कमर्शियल बैंक ने लोन लिया आरबीआई से। फॉर एग्जांपल, कमर्शियल बैंक ने लोन लिया आरबीआई से एट द रेट ऑफ 6%। मान लीजिए उसको पैसा मिला 6% ब्याज। अब आगे वो आप लोगों को दे रहे लोन, लोन टू जनरल पब्लिक। कमर्शियल बैंक को खुद 6% इंटरेस्ट पे लोन मिला है, तो अब आपको क्या देगा लोन? ऑब्वियसली ज़्यादा इंटरेस्ट पे देगा। अब आपको वो लोन दे रहा है फॉर एग्जांपल 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, आपसे वो इंटरेस्ट लेगा। यहाँ पर वो आरबीआई को दे रहा है इंटरेस्ट कितना? 6%। तो आपसे कितना ले रहा है? मान लो 7%। क्लियर है? अब अगर आरबीआई इस रेट को बढ़ा दे, फॉर एग्जांपल 6 का कर दिया 7, कमर्शियल बैंक अब कितना इंटरेस्ट दे रहा है आरबीआई को लोन के ऊपर? 7%। क्या फिर आरबीआई कमर्शियल बैंक आपसे भी 7% इंटरेस्ट चार्ज करेगा लोन के ऊपर? नहीं, आपसे वो ऑब्वियसली ज़्यादा करेगा। क्लियर है? अब आप देख रहे हो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन के ऊपर वो बढ़ गया है। जब भी आप लोन लेते हो आप इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करते हो कि आपको इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि इतना इंटरेस्ट चला जाएगा, इतना खर्चा चला जाएगा, तो लोन लेते ही नहीं है। तो आरबीआई का मेन मोटिव इस रेपो रेट को या बैंक रेट को बढ़ाने का यही है कि इकॉनमी में लोन लेने वाले लोग कम हो जाएं। आप कम लोगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे ड्यू टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? अगर आप लोन कम लोगे तो ऑब्वियसली इकॉनमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी,
लेकिन अगर आरबीआई इस रेपो रेट या बैंक रेट को कम कर देता है 5%, कमर्शियल बैंक को सस्ता मिला तो आगे वो आपके लिए भी रेट कम कर देंगे, तब आप मोटिवेट हो जाते हो और लोन लेते हो कि लोन ले लेते हैं बैंक से, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जब भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है आरबीआई इन दोनों रेट्स को इंक्रीज कर देता है, जब भी मनी सप्लाई को एक्सपेंड करना है आरबीआई इन दोनों रेट्स को डिक्रीज कर देता है। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट रेट है हमारे पास रिवर्स रेपो रेट। अभी हम करके हटे हैं रेपो रेट, अब हम करते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये कौन सा रेट होता है? द रेट एट विच आरबीआई टेक्स लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। यस, आरबीआई भी लोन लेता है। आरबीआई के पास जब भी पैसों की शॉर्टेज हो जाती है, या ये कह लो आरबीआई को जब भी लगता है कि इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो रहा है, तो वो कमर्शियल बैंक से लोन ले लेते हैं। जिस रेट पे लोन लेते हैं उस रेट को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। तो जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेगा तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक की कैपेसिटी कम हो जाती है क्रेडिट क्रिएट करने की। क्लियर है? जिस रेट पे लोन ले रहा है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है इकॉनमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है। अब किस रेट पे आरबीआई लोन लेता है कमर्शियल बैंक से? देखो, कमर्शियल बैंक जिस रेट पे आरबीआई से लोन ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। आरबीआई जिस रेट पे लोन ले रहा है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। जनरली रिवर्स रेपो रेट इज लेस देन, जनरली मीन्स होता ही है, इज लेस देन रेपो रेट। और इनके बीच में गैप कितना होता है? मैक्सिमम 1% का मैक्सिमम। रिवर्स रेपो रेट कम होता है रेपो रेट से, तो रेपो रेट 1% तक ज़्यादा हो सकता है रिवर्स रेपो रेट से। क्लियर है? तो अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन ले लेगा तो कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं लेगा तो इनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? एक और जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OMO। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। क्लियर है? सरकार की जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं या जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं आरबीआई उनको सेल कर सकता है, आरबीआई इनको परचेज कर सकता है। जब भी आरबीआई को लगता है कि इकॉनमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है तब आरबीआई क्या करता है? इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करता है टू जनरल पब्लिक के लिए, या ये कह लो कमर्शियल बैंक्स को। आप कमर्शियल बैंक से कर लो यहाँ पर। चलिए, तो आरबीआई क्या करता है? इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचेगा। किसको? कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स जब भी ये बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ परचेज करेंगे तो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मनी। तो जितना भी मनी था कमर्शियल बैंक्स उन्होंने किसके ऊपर स्पेंड कर दिया? इन ऑर्डर टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। फिर क्या होगा? जो कमर्शियल बैंक्स के पास मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो आगे क्रेडिट क्रिएशन तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पैसा कहाँ से मिल रहा है? कमर्शियल बैंक से मिल रहा है। सिमिलरली अगर इकॉनमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना है तब आरबीआई क्या करते हैं? इन सिक्योरिटीज़ को बाय बैक कर लेता है कमर्शियल बैंक से।
खरीदेगा। खरीदेगा तो जो पैसा है, जो बॉन्ड्स के ऊपर लिखा हुआ है, जो सिक्योरिटीज़ के ऊपर लिखा हुआ है, वो पैसा किसको दे देगा? कमर्शियल बैंक्स। फिर क्या होगा? कमर्शियल बैंक बायबैक से क्या होगा? जो कमर्शियल बैंक के पास मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होगी, कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो ये कुछ हमारे पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है पेपर में ऑब्जेक्टिव, कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्वांटिटेटिव नहीं है। कुछ मैंने 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स आपको करवाए, एक क्वालिटेटिव का डाल देंगे तो अब किसके ऊपर टिक करोगे? वो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर हो गई ये क्वांटिटेटिव? चलिए अब हम अनदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं जिसको यूज़ करके आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, वो है क्वालिटेटिव। Qualitative instruments also called selective credit control। सिलेक्टिवली कुछ एक एरियाज के ऊपर ये अप्लाई होता है। तो इसमें पहला हमारे पास है मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए मार्जिन क्या होता है? जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हो तब आपको बैंक लोन ऐसे नहीं दे देता, आपको उसके साथ कुछ गिरवी रखना होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी। आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपको क्या मिलता है? लोन। अब जब भी आप सिक्योरिटी देते हो कमर्शियल बैंक को तो वो सिक्योरिटी की वैल्यूएशन होती है, उसकी वैल्यू पता करते हैं। मान लो जो आपने सिक्योरिटी दी उसकी वैल्यू है ₹1 लाख। 1 लाख की प्रॉपर्टी आपने गिरवी रख दी, कहाँ पर? बैंक में। अब आप लोन लेने गए हो तो बैंक आपको इस सिक्योरिटी की जितनी वैल्यू है उतना लोन नहीं देता। अब मान लो बैंक आपको इसके बदले में लोन दे रहा है ₹80,000 का, तो जो 20,000 बैंक ने रखा अपने पास उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। अब ये बैंक जो है मार्जिन क्यों रख रहा है, पहले तो इस चीज़ को समझते हैं। आपने प्रॉपर्टी की गिरवी रखी यहाँ पर 1 लाख की, जब आप लोन रीपे करोगे, क्लियर है, या ये कह लो कि आप लोन देते ही नहीं हो बैंक को, तो बैंक क्या करेगा? आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी आज 1 लाख की है जब बैंक सेल करेगा तब भी वो 1 लाख की हो, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू में वेरिएशंस आती रहती हैं। अब मान लो उस टाइम पे वैल्यू कम हो गई तो बैंक का तो लॉस हो जाएगा अगर बैंक ने आपको 1 लाख के बदले में 1 लाख दे दिया। इसलिए बैंक कुछ मार्जिन रख लेता है। बैंक को एक आइडिया होता है थ्रू द एक्सपर्ट्स कि कितनी वेरिएशन आ सकती है इतने टाइम में प्रॉपर्टी के रेट में। तो ये जो मार्जिन है वो बैंक अपनी सेफ्टी के लिए रखता है। क्लियर? अब ये मार्जिन कितना रखना है ये भी कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। अभी कितना मार्जिन रखा यहाँ पर? 20%। 20% मार्जिन रख के आपको लोन मिला 80,000। अगर आरबीआई बोले कि इस मार्जिन को बढ़ा दो, दैट इज 30%, अब आपको लोन कितना मिलेगा? 70,000। क्लियर है? तो अगर इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है फिर आरबीआई क्या करता है? इस मार्जिन रिक्वायरमेंट के रेट को बढ़ा देता है ताकि आप लोगों को पैसा कम मिले। पैसा कम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली इकॉनमी में मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर उसको लगता है कि इकॉनमी में मनी सप्लाई कम है तो इस मार्जिन रेट को कम भी कर सकते हैं। अब मान लो मार्जिन रेट कितना रह गया? 10%। अब आपको लोन कितना मिलेगा? 90,000। क्लियर है? तो अगर तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे, अगर मनी सप्लाई को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम कम कर देते हैं। चलिए दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन मीन्स आरबीआई
कमर्शियल बैंक्स का रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है, कंट्रोलर है। तो आरबीआई मॉरली कन्विंस करता है कमर्शियल बैंक्स को टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो मॉरली कन्विंस करना, सिंपल भाषा में ये कह लो कि प्यार से समझाना कमर्शियल बैंक्स को कि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, आप इसको थोड़ा सा कम करो, आप लोगों को लोन देना कम कर दो। अगर मनी सप्लाई कम है तब आरबीआई इसका ऑपोजिट बोलेगा कि मनी सप्लाई कम है, आप लीनियंट पॉलिसी अपनाओ, आप जो चीप मॉनेटरी पॉलिसी है उसको अपनाओ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सके। तो आरबीआई यहाँ पर कोई रेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मॉरली कन्विंस करता है कमर्शियल बैंक्स को। थर्ड आप इसमें ऐड कर सकते हो डायरेक्ट एक्शन। आरबीआई सुपरवाइज़र है, मैंने आपको पहले बताया। आरबीआई के पास पूरी पावर है किसी भी बैंक की फंक्शनिंग को बंद करवाने की। तो जब आरबीआई आपको मॉरली कन्विंस कर रहा है किसी भी बात के लिए, अगर एज ए कमर्शियल बैंक आप उसकी बात नहीं मानते, तब आरबीआई के पास एक लास्ट पावर है टू टेक डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या करता है आरबीआई? किसी भी कमर्शियल बैंक की फंक्शनिंग को बंद करवा सकता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये कुछ हमारे पास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे इन ऑर्डर टू कंट्रोल और एक्सपेंड द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब यहाँ से हमने आरबीआई के फंक्शंस कर लिए। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, ऐसे ही हर एक कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है और हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हमारे जो फंक्शंस हैं वो किसी और कंट्री के सेंट्रल बैंक के फंक्शन नहीं होंगे। हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के फंक्शंस यूनिक होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं दूसरा बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, दैट इज़ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स की एग्जांपल यहाँ पर क्या लिखी हुई है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस या कोई भी अदर बैंक एक्सेप्ट आरबीआई, क्योंकि उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब इन बैंक्स को कमर्शियल बैंक्स क्यों बोला जाता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। कमर्शियल बैंक्स, ये जो वर्ड है ये लिया गया है कॉमर्स से। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड करना। और ट्रेड का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। इसलिए जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं ये किस मोटिव के साथ काम करते हैं? प्रॉफिट मोटिव। अब इनको प्रॉफिट होता कैसे है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया था आरबीआई जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता। जनरल पब्लिक के साथ कौन डीलिंग करता है? कमर्शियल बैंक्स डील्स विद जनरल पब्लिक। कैसे डील करते हैं? बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं अपने अपने अकाउंट में और हम बैंक से पैसा उधार भी लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, लेंडिंग मनी। अब जब आप बैंक में पैसा डालते हो अपने अकाउंट में तो बैंक उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देता है। जब भी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हो, किस लिए करवाते हो? बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देता है। क्लियर है? ये आपको दे रहा है और जब भी बैंक आपको लोन देता है उसके ऊपर इंटरेस्ट आपसे लेता है। ये है गिव सम इंटरेस्ट और यहाँ पर होता है टेक सम इंटरेस्ट फ्रॉम यू। ऑब्वियसली जो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है वो कम होता है और जो बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है वो ज़्यादा होता है। इसके बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं स्प्रेड और स्प्रेड ही बैंक का क्या है? प्रॉफिट है। ये एक अनदर क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट किसके थ्रू अर्न करते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? स्प्रेड। और स्प्रेड किसके बीच का डिफरेंस है? इंटरेस्ट गिवन बाय कमर्शियल बैंक्स एंड इंटरेस्ट
टेकन बाय कमर्शियल बैंक्स। जो इंटरेस्ट आपसे कमर्शियल बैंक ले रहा है वो ज़्यादा होता है और जो इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक आपको दे रहा है वो कम होता है। इसके बीच के गैप को हम इकोनॉमिकली क्या बोलते हैं, इसकी बैंकिंग लैंग्वेज में स्प्रेड, और बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कमर्शियल बैंक का यहाँ पर हमने पहला फंक्शन कर लिया, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। अब कमर्शियल बैंक और क्या क्या काम करता है आपके लिए, कुछ एजेंसी फंक्शंस परफॉर्म करता है, एजेंसी सर्विसेज आपको देता है बैंक। क्या आजकल आपने सुना होगा कि जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो हम बैंक के थ्रू कर सकते हैं। मींस हमने किसी को पेमेंट करनी है, या आपने अपना कोई मोबाइल रिचार्ज करवाना है, आपने अपने टीवी रिचार्ज करवाना है, वो आप किसके थ्रू कर सकते हो, बैंक के थ्रू। क्या बैंक वो ट्रांजैक्शंस आपके लिए फ्री में कर देता है, नहीं, बैंक आपसे कुछ पेमेंट आपसे चार्ज करता है, वो आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाते हैं। तो एज अ एजेंट बैंक आपके बिहाफ पे किसी को भी पेमेंट करता है। सिमिलरली एज ए एजेंट बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट रिसीव भी करता है, कलेक्ट भी करता है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ एजेंट सर्विसेज है, मीन्स आप बैंक के थ्रू किसी को कुछ भी पे कर सकते हो और किसी से कुछ भी अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो। बैंक आपको कुछ जनरल सर्विसेज भी देता है, जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज में पहली इंपॉर्टेंट सर्विस है लॉकर फैसिलिटी। बैंक में लॉकर होते हैं, लॉकर में हमारी जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं, हम वहाँ पर रख देते हैं। तो बैंक हमें एक तो लॉकर फैसिलिटी देता है, दूसरा है बैंक हमें एक ट्रैवलर्स चेक इशू करता है। लिखना लिख लो, स्किप भी कर सकते हो, फिर भी इस चीज़ को समझो। ट्रैवलर्स चेक क्या होता है कि आपका एक बैंक में अकाउंट है, उसमें आपका कुछ पैसा पड़ा है, अब आपको फ़ौरन घूमने जाना है, तो इतना कैश जब आप उठा के लेके जाते हो घूमने के लिए तो एक रिस्क रहता है चोरी होने का। तब आप क्या करते हो, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक से आप एक ट्रैवलर्स चेक इशू करवा लेते हो, उतनी अमाउंट का जितना कैश आपको लेके जाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1 लाख रुपीज़ लेके जाने हैं, तो 1 लाख का आप ट्रैवलर्स चेक इशू करवा लोगे। फिर जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो घूमने के लिए, तो वहाँ पर किसी भी बैंक से आप वो ट्रैवलर्स चेक दिखा के अमाउंट कैश ले सकते हो। तो ये रिस्क ऑफ थेफ्ट जो रहता है उसको बचाता है कौन, ट्रैवलर्स चेक। और ये कौन इशू करता है, कमर्शियल बैंक्स। क्लियर हुआ? तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, आपको कुछ जनरल सर्विसेज देते हैं, आपको कुछ एजेंसी सर्विसेज भी देते हैं। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता ही आता है, वो है मनी क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक्स। उसको करते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कमर्शियल बैंक्स कैसे मनी क्रिएट करते हैं। इस चीज़ को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। टॉपिक है मनी क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक्स। इसको करने के लिए पहले हम कुछ अजम्पशंस करते हैं। पहला, हम यहाँ पर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उसको 1 यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। ऑल बैंक्स इन द इकॉनमी should be treated as 1 यूनिट। पहले तो हम 1 यूनिट मान के चलेंगे, एक ही बैंक मान के चलेंगे कि एक ही बैंक है जो ये काम कर रहा है। वैसे तो सारे बैंक्स काम कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम सारे बैंक्स को एक ही बैंक में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा, जितना भी डिपॉजिट है, ऑल डिपॉजिट्स in bank after keeping some reserve, बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट है जो हमने दिया उसका कुछ रिजर्व रख के
शुड बी गिवन एज अ लोन। वो बैंक सारा का सारा पैसा एज ए लोन दे देगा, कुछ भी अपने पास नहीं रखेगा। तो इन दो अजम्पशन के बेस पे हम ये मनी क्रिएशन प्रोसेस करने जा रहे हैं। पहली अजम्पशन क्या है कि जितने भी बैंक्स हैं इकॉनमी में हमने उनको एक ही बैंक में कन्वर्ट कर दिया, और जो हम बैंक में पैसा डालेंगे उसका कुछ रिजर्व रख के बाकी सारा का सारा पैसा बैंक आपको दे देगा एज अ लोन। चलिए अब हम एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन है, उसका किसी बैंक में अकाउंट है, उसने अपने अकाउंट में इनिशियल डिपॉजिट करवाया। सबसे पहले जो डिपॉजिट है इनिशियल डिपॉजिट वो कितना करवाया, ₹1000 का। क्लियर है? ए का अकाउंट है एक बैंक में, हमने लिया यहाँ पर वन बैंक, कोई भी बैंक ले लो, उसमें ए का अकाउंट है, उसने अपने अकाउंट में सबसे पहले डिपॉजिट करवाया ₹1000। अब ये जो इनिशियल डिपॉजिट आया इसका एक और नाम है, दैट इज़ प्राइमरी डिपॉजिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है। प्राइमरी डिपॉजिट मीन्स इनिशियल डिपॉजिट। अब मान लो लेट, जो मैंने बोला था कुछ रिजर्व अपने पास रख के आपको लोन देगा, लेट रिजर्व रेशो इज 10%। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पर रेट कितना ले लिया, 10%। अब जो ए ने अपने अकाउंट में ₹1000 डाले बैंक में, उसका 10% कमर्शियल बैंक किसको दे देगा, आरबीआई को। तो रिजर्व रेशो कितनी है, 10%। गिवन टू आरबीआई कितना हो गया, या रख लिया अपने पास, कितना रख लिया, 1000 का 10% दैट इज ₹100। तो ₹100 तो हमारे क्या हो गए, रिजर्व जो रखने पड़ेंगे। बाकी कितना बचा, 1000 में से ₹100 माइनस करें तो कितना आ गया, ₹900। ये बच गया लोन देने के लिए। दूसरी असम्पशन क्या ली थी कि सारा का सारा पैसा आफ्टर कीपिंग रिजर्व कमर्शियल बैंक थर्ड पर्सन को लोन दे देगा। अभी एक बी पर्सन ने अप्रोच किया बैंक को, तो बी का भी अकाउंट बैंक में था, तो बी ने लोन के लिए अप्रोच किया, तो ये ₹900 जो है ये बैंक ने उसके अकाउंट में डाल दिए। अब तीसरी अजम्पशन यहाँ पर हम और लेंगे कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी चेक के थ्रू हो रही हैं, कैश के थ्रू नहीं हो रही। तो ये सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, आपको कैश में नहीं दिया जा रहा। क्लियर है? अब देखिए, प्राइमरी डिपॉजिट था हमारा 1000, उसका 10% रख के हमारे पास बच गया 900, ये हमने बी के अकाउंट में डाल दिया, दैट इज 900। 1000 का कितना दे दिया बी को, 900। तो ये जो बी के अकाउंट में आया 900, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट कहाँ से आया, फ्रॉम प्राइमरी डिपॉजिट। अब बैंक की बुक्स में टोटल कितना डिपॉजिट हो गया, ए के अकाउंट में कितना हुआ, एज अकाउंट 1000 प्लस बीज अकाउंट कितना हो गया, 900। टोटल डिपॉजिट हो गया बैंक के पास अभी 1900, बढ़ गया। क्लियर है? अब ये जो बी के अकाउंट में 900 डाला, नया डिपॉजिट आया, इसका अगेन 10% रख के दैट इज ₹90 रिजर्व रख के बाकी जो बचा दैट इज 810। अब ये बैंक के पास बच गया अगेन आगे लोन देने के लिए सेकेंडरी डिपॉजिट। तो ये किसके अकाउंट में डाल दिया, फॉर एग्जांपल सीज अकाउंट। क्लियर है? ये भी सेकेंडरी डिपॉजिट है। पहले ₹1000 आए, उसका 10% रख के ₹100 रख के हमने 900 डाल दिया बी के अकाउंट में, टोटल डिपॉजिट हो गया हमारा 1900। अब इस 900 का अगेन 10% रख के सी के अकाउंट में डाल दिया दैट इज 810। अब टोटल डिपॉजिट हमारा इसमें 810 और हो गया। तो ये हमारा आप देख रहे हो कि ये बढ़ रहा है, कितना हो गया 2710।
अब ये जो प्रोसेस है ये आगे चलती रहेगी। कैसे? अब इसका 10% रखेंगे, रख के फिर जो बाकी का अमाउंट बचा वो किसको दे देंगे? अनदर पर्सन के अकाउंट में। तो ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको 3 स्टेप में दिखाओगे। फर्स्ट स्टेप ए का अकाउंट, सेकंड स्टेप बीज अकाउंट, थर्ड स्टेप सीज अकाउंट। आगे आप लिखोगे सो ऑन। सो ऑन लिख के क्या लिखोगे? टिल, सो ऑन टिल all the deposit, that is primary deposit exhaust, जब तक ये सारा का सारा खत्म नहीं हो जाता। देखिए प्राइमरी डिपॉजिट 1000 था, अब तक कम हो के कितना रह गया? 810, लेकिन जो सेकेंडरी डिपॉजिट है वो बढ़ रहा है। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये प्राइमरी डिपॉजिट ख़त्म नहीं हो जाता। फिर इसके बाद आप एक फॉर्मूला लिखोगे। वो फॉर्मूला क्या है? मनी क्रिएशन का। मनी क्रिएशन का फॉर्मूला बताया था 1/RR इंटू कैश रिजर्व। RR कितना है? 10%। कैश रिजर्व कितना है? 1000। तो कब तक चलेगा? जब तक इस 1000 का 10,000 नहीं हो जाता। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक यहाँ पर जो अमाउंट बढ़ रही है ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक हो जाएगी? 10,000 तक। और ये कब तक चलेगा? जब तक ये बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी? कम होते होते क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? तो इसके बाद सोन लिख के आप ये लाइन लिखोगे, फिर एक मनी क्रिएशन का फॉर्मूला लिखोगे। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक सेकेंडरी डिपॉजिट हमारा 10,000 नहीं हो जाता। इसके बाद अगर लिखना चाहो तो आप क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो एक बैंक की कैपेसिटी कितनी है क्रेडिट क्रिएट करने की? वो है 1/RR। तो अभी RR हमने कितना लिया? 10%। तो बैंक कितना गुना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है हमारे डिपॉजिट का? दैट इज 10 टाइम्स। हमने डिपॉजिट कितना करवाया था? 1000। तो 1000 का 10 टाइम्स कितना हो गया? 10,000। क्लियर? तो ये सारी की सारी मनी क्रिएशन प्रोसेस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आती ही आती है। तो ये हमने पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम कर लिया। पहले हमने बात की थी सेंट्रल बैंक की, अब हमने बात की है कमर्शियल बैंक्स की। क्लियर है स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय। थैंक यू।